Hello everyone. Today we are going to do the third part of our chapter, the Delhi Sultanate, AD 1206 to AD 1526. Khilji Dynasty, AD 1290 to AD 1320. Balban's successors were very weak. A grandson of Balban was murdered in AD 1290 and the Sultanate passed into the hands of the Khiljis. Jalaluddin Khilji AD 1290 to AD 1296 was the first ruler of this dynasty. He sent his nephew Alauddin on a mission to conquer Devagiri in Deccan. He was victorious there. When he returned to Delhi with fabulous riches, Jalaluddin came forward to greet him, but was treacherously stabbed by Alauddin. तो इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया 1290 से लेकर 1320 तक। हमने स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर घियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा था। उसने रूल किया था 1287 तक। उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स हैं वो बहुत वीक थे। जो ग्रैंडसन था बलबन का, उसका मर्डर कर दिया गया 1290 में और सल्तनत जो है वो खिलजीज के पास आ गई। दैट इज़ उसके बाद खिलजीज ने रूल करना स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के वो थे जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने रूल किया 1290 से लेकर 1296 तक। उनका नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी। उसको उन्होंने अपना जनरल बनाया था और उन्होंने देवागिरी को कॉन्कर करने के लिए भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को। वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जीत कर आया और जब वो दिल्ली वापस आया तो वो अपने साथ बहुत सारी वेल्थ लेकर आया, बहुत सारे हीरे जवाहरात लेकर आया। तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे इस बात से बहुत खुश हुए और वो अलाउद्दीन खिलजी को वेलकम करने के लिए आए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उन्हीं को मार दिया। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो नेक्स्ट रूलर था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी AD 1296 टू AD 1316। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक रूल किया था। अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर. He dreamt of becoming a second Alexander. His conquest included annexation of Gujarat and Malwa in AD 1297, Ranthambore in AD 1301, and the fort of Chittor in Mewar in AD 1303. It was during his attack on the fort of Chittor that the Rajput women performed Johar. They preferred to perish in flames rather than to submit to the enemy. तो अलाउद्दीन खिलजी जो था एक बहुत ही ब्रिलियंट जनरल था और उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। वो जो था उसका सपना था सेकेंड अलेक्जेंडर बनने का। दैट इज़ लैंड के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को वो कॉन्कर करना चाहता था। वो चाहता था कि उसका एम्पायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो। वो अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना चाहता था। तो 1297 में उसने गुजरात और मालवा पे अपना कब्जा कर लिया। देन 1301 में उसने रणथंभौर पे अपना कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद 1303 में उसने चित्तौड़ पे अटैक किया। तो उस टाइम पर वो जीत तो गया, लेकिन जो वहाँ की विमेन थी उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जौहर किया था। दैट इज़ वो राजपूत विमेन जो थी उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि कोई और बाहर का व्यक्ति आकर उनके ऊपर रूल करे, उनको अपना गुलाम बनाए। तो इसलिए उन्होंने जौहर परफॉर्म किया था। दैट इज़ उन्होंने एक बहुत बड़े जगह पर फायर जलाई और सारी उसमें कूद गई। Alauddin Khilji needed money to maintain a large army. He raised the taxes on wealthier people. He also kept watch on the revenues collected by his nobles. और क्योंकि उसको अपना एम्पायर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करना था तो उसके लिए उसको एक बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी। अब इस आर्मी के मेंटेनेंस के लिए उसको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया, उसने अपनी टैक्सेस को बढ़ा दिया। तो जो भी वेल्दियर लोग थे, जो भी रिच लोग थे, उनको ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ते थे। और वो अच्छे से वॉच रखता था कि सारे रेवेन्यूज टैक्सेस जो हैं वो प्रॉपरली कलेक्ट हो रहे हैं और उनका हिसाब किताब ठीक से रखा जा रहा है। Control of the market. Alauddin Khilji had the ambition of conquering the whole of India.
A huge army was needed to fulfill such ambitions. The soldiers had to be fed well. Therefore, he fixed the prices of food grains, cloth, and other essential commodities. The merchants had to sell all commodities at fixed rates. If they failed to carry out these orders, they were punished. Although this was done to benefit the soldiers, ordinary people also benefited from it. अब अलाउद्दीन खिलजी का जो एम्बिशन था कि उसको पूरे इंडिया को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए उसको अपनी आर्मी के सोल्जर्स का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत थी. तो उसने आर्मी बड़ी बनाई, लेकिन अब उनकी उसके मेंटेनेंस के लिए भी उसको पैसा चाहिए था. उसके लिए उसने टैक्सेस भी बढ़ा दिए. लेकिन इतनी बड़ी आर्मी के लिए सिर्फ वो टैक्सेस का होना पूरा नहीं पड़ रहा था. दैट इज़ इट वाज नॉट सफिशिएंट. तो फिर उसने मार्केट्स को कंट्रोल किया. दैट इज़ जो फूड ग्रेन्स हैं, क्लॉथ हैं या दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइजेस उसने फिक्स्ड किए कि अगर उसने अपने आर्मी सोल्जर्स को कम सैलरी भी दी तो उसमें भी दैट कम सैलरी शुड ऑल्सो बी सफिशिएंट फॉर देम. तो इसलिए मार्केट के जो भी आइटम्स है, फूड ग्रेन्स है, क्लॉथ्स थे, जो भी नेसेसरी चीज़ें थी, उनके प्राइसेस को उसने कंट्रोल किया. और उसने मर्चेंट्स को फोर्स किया कि उनको एक फ़िक्स प्राइस पर ही अपने गुड्स सेल करना है. अगर वो उस फिक्स प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे गुड्स सेल करेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा. तो पनिशमेंट के डर से जो भी मर्चेंट्स थे वो अपने गुड्स को उन्हीं प्राइसेस पर सेल करते थे. और ये जो पॉलिसी थी ये बेसिकली उसने बनाई तो अपने आर्मी के सोल्जर्स के फ़ायदे के लिए थी, लेकिन इससे जो कॉमन लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ कि मार्केट के प्राइस अगर कंट्रोल हैं तो कॉमन पीपल को भी उससे अपनी चीज़ें जो हैं वो कम दाम में मिल जाती थी और इससे उनको काफ़ी अच्छा लगता था. कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ. अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु कॉन्कर्ड द सदर्न इंडिया. He entrusted his military commander Malik Kafur with the task of the conquest of Deccan. Between AD 1309 and AD 1313, the Yadavas of Devagiri, the Kakatiyas of Warangal, Hoysalas of Dwarsamudra, and the Pandyas of Madurai were subdued. The rulers of Dwarsamudra and Warangal gave all their wealth and elephants to Malik Kafur. The rulers of southern India were allowed to rule on promise of paying the tribute regularly. अब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो ऐसा फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली का जिसने नॉर्थ के साथ साथ साउथ सदर्न इंडिया को भी कॉन्कर किया था. उसने सदर्न इंडिया पे भी रूल किया था और इसके लिए उसको सबसे बड़ी हेल्प मिली थी उसके कमांडर मलिक काफूर से. मलिक काफूर जो था वो बहुत ही एलिजिबल, बहुत ही ब्रेव कमांडर था और उसने बहुत सारी टेरिटरीज़ को कॉन्कर किया था. सो जस्ट इन टाइम स्पान ऑफ 4 years 1309 से लेकर 1313 तक उसने देवागिरी के यादवास को हरा दिया, वारंगल के काकतियास को हरा दिया, द्वार समुद्र के होयसालास को हरा दिया और मदुरई के पांड्यास को भी हरा दिया. तो उसने इतनी सारी टेरिटरीज़ पर अपना रूल जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया. अब द्वार समुद्र के और वारंगल के जो रूलर्स थे उनको अलाउ किया गया कि वो अपनी टेरिटरी पे खुद रूल कर सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट उनको खिलजी डायनेस्टी को, खिलजी रूलर्स को काफ़ी सारा टैक्स पे करना पड़ेगा. तो अगर वो टैक्स या वो ट्रिब्यूट जो है अगर वो रेगुलरली पे करते हैं तो वो अपनी टेरिटरीज पे खुद रूल कर सकते हैं. During Alauddin Khilji's regime, the Mongols raided the Sultanate of Delhi a number of times, but he was successful in keeping the Mongols under check. और जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था उस टाइम पर मंगोल्स ने भी काफ़ी बार अटैक किया दिल्ली सल्तनत पे, लेकिन हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा. हर बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को हरा दिया. अलाउद्दीन खिलजी's empire was as large as that of Emperor Ashoka. Ghazi Malik, a general, got Khusro Khan, the last ruler of the Khilji dynasty, murdered. He then occupied the throne of Delhi. तो अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर जो था वो काफ़ी वास्ट था और जितना बड़ा एम्पायर एम्परर अशोका का था उतना ही बड़ा एम्पायर ऑलमोस्ट अलाउद्दीन खिलजी का भी था.
और खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे खुसरो खान। खुसरो खान को उनके ही एक जनरल गाजी मलिक ने किल किया था और उसके बाद उन्होंने थ्रोन पे कब्जा कर लिया था, दैट इज उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। तुगलक डायनेस्टी AD 1320 टू AD 1414। घियासुद्दीन तुगलक AD 1320 टू AD 1325। Ghazi Malik put an end to Khilji dynasty. He took the title of Ghiyasuddin Tughlaq Shah and ascended the throne in AD 1320. He conducted campaigns against Warangal, Odisha, and Bengal to expand his kingdom. He died in AD 1325 when a pavilion built for a public reception in his honor collapsed. फिर खिलजी डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट आई तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया 1320 से AD 1414 तक। तो फर्स्ट रूलर जो था वो था घियासुद्दीन तुगलक। उसने रूल किया AD 1320 से AD 1325। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि खुसरो खान को गाजी मलिक ने किल कर दिया था, तो गाजी मलिक ने अपना नाम चेंज करके रख लिया घियासुद्दीन तुगलक शाह। तो इस तरह से गाजी मलिक ने ऑन द नेम ऑफ घियासुद्दीन तुगलक शाह तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की। उसने रूल करना स्टार्ट किया 1320 से और उसने कई सारे कैंपेन चलाए अगेंस्ट वारंगल, ओडिशा, बंगाल, ताकि उसका किंगडम जो है वो ज़्यादा एक्सपांड हो पाए। और उसकी डेथ हो गई 1325 में। उसने एक पेविलियन बनवाया था जो कि अचानक से कोलैप्स हो गया और उसमें उसकी भी डेथ हो गई। Muhammad bin Tughlaq AD 1325 to AD 1351. Muhammad bin Tughlaq was a great scholar and the only sultan to have received good education. He has often been described as a mixture of opposites. He was kind as well as cruel. He was wise, yet at times he behaved unwisely that resulted the great misery to the people. उसके बाद नेक्स्ट रूलर जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने रूल किया 1325 से लेकर 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो एक ग्रेट स्कॉलर था। वो एक अकेला ऐसा सुल्तान था जिसने बहुत अच्छी एजुकेशन ली हुई थी और उसको डिस्क्राइब किया जाता था मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स के लिए, क्योंकि वो जितना काइंड था उतना ही क्रूअल था। वो जितना ही वाइज था, समटाइम्स वो ऐसे फुलिश डिसीजंस लेता था जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। टैक्सेशन इन डोआब। द टेरिटरी बिटवीन द गंगा एंड द यमुना इज कंसिडर्ड वेरी फर्टाइल एंड इज नोन एज डोआब। इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेवेन्यूज, मोहम्मद बिन तुगलक इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स एंड ऑर्डर्ड हिज ऑफिशियल्स to realize the tax strictly. This was done at a time when there occurred a famine in the Doab because of failure of rain. Hundreds of people fled to jungles because of torture and misery. The land became barren. He later provided liberal relief, but then it was too late. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कई ऐसे डिसीजंस लिए थे जिससे कॉमन मैन को काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। उसमें फर्स्ट था टैक्सेशन इन डोआब। डोआब जो है वो गंगा और यमुना के बीच का एक रीजन है जो कि बहुत फर्टाइल है। वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। तो उसने रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए उस डोआब रीजन पर टैक्सेशन ज़्यादा लगा दिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जिस टाइम पर उसने टैक्सेशन लगाया वो टाइमिंग गलत हो गई, क्योंकि उसी साल रेनफॉल बहुत कम हुआ था और प्रोडक्शन बहुत कम था। तो एक तरफ फार्मर्स ऑलरेडी परेशान थे कि उनका प्रोडक्शन कम हुआ था, दूसरी तरफ जब टैक्सेशन का ऑर्डर आया कि टैक्स अब और ज़्यादा लिया जाएगा, तो फार्मर्स जो है वो काफ़ी परेशान हुए और वो इतना ज़्यादा परेशान हुए कि वो अपनी लैंड छोड़कर जंगल्स की तरफ भाग गए, क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से उनको टॉर्चर फेस करना पड़ रहा था। फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को ये रियलाइज़ हुआ कि ये डिसीज़न गलत हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी को थोड़ा लिबरल करने की कोशिश की, फार्मर्स को थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। तब तक सारे लोग जो है उस लैंड को छोड़कर जा चुके थे। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल।
In AD 1327, Muhammad bin Tughlaq decided to transfer his capital from Delhi to Devagiri in Deccan because Devagiri was situated in the middle of his kingdom. He ordered all the nobles, officials, learned men, and many others to shift to the new capital, which was renamed Daulatabad. In spite of many arrangements, the distance of 1500 km was too long for people to bear the hardship of the journey. As soon as the Sultan realized that the scheme had failed, he ordered the people to return to Delhi. This brought more misery to the people. जो दूसरा बड़ा गलत डिसीजन लिया मोहम्मद तुगलक ने वो था कैपिटल को ट्रांसफ़र करने का। तो 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने ये डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल जो है वो दिल्ली से देवागिरी की तरफ शिफ्ट हो जाए। दिल्ली जो है वो नॉर्थ में है और देवागिरी जो है वो डेक्कन में है। अब वो डिस्टेंस जो था वो बहुत ज़्यादा था, इट वाज 1500 किलोमीटर्स। तो उन्होंने सारे नोबल्स, ऑफिशियल्स और जितने भी मिनिस्टर्स थे उन सबको ऑर्डर दिया कि सारे लोग जो हैं वो दौलताबाद शिफ्ट हो जाए। अब उसने कई सारे अरेंजमेंट तो किए कि वो जर्नी जो है वो स्मूथ हो, इजी हो, लेकिन स्टिल डिस्टेंस जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। फिर जब उन्होंने लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करते हुए देखा और ये रियलाइज़ किया कि ये डिसीज़न गलत हुआ है, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि ठीक है वापस दिल्ली चले जाओ सारे लोग। अब वो लोग कई लोग आधा डिस्टेंस कवर कर चुके थे, कई लोग आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुके थे। अब वापस उतना ही डिस्टेंस पीछे जाना उनके लिए वापस अगेन इट वॉज अ ग्रेट माइजरी। टोकन करेंसी। Muhammad bin Tughlaq had lost a great deal of his wealth due to bad decisions. He decided to introduce token currency in brass and copper in place of gold and silver. He issued an order that the people should use and accept these coins just like gold and silver coins. This experiment also failed. Gold and silver coins disappeared from the market and forged coins manufactured by people at their homes came into circulation. Trade and business came to a standstill, the treasury became empty, and the prestige of the empire suffered. उसके बाद जो तीसरा गलत डिसीज़न लिया वो उन्होंने लिया टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करने का। अब जो उन्होंने पहले गलत डिसीजंस लिए थे अपना टैक्सेशन बढ़ाने का या कैपिटल को ट्रांसफ़र करने का, तो उससे उनकी वेल्थ जो है वो काफ़ी कम हो गई थी। अब अपनी वेल्थ को बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की जगह उनको टोकन करेंसी यूज़ करना चाहिए जो कि ब्रास और कॉपर से बनी हुई हो। तो उन्होंने लोगों को ये ऑर्डर किया कि जो वैल्यू गोल्ड और सिल्वर कॉइन की है सेम वैल्यू जो है आप कॉपर और ब्रास के कॉइन्स को भी वैसे ही ट्रीट करो। अब गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो प्रीशियस मेटल्स हैं और कॉपर और ब्रास जो है वो उतने प्रीशियस नहीं है, वो थोड़ा सा चीप गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में काफ़ी चीप है। तो उनका ये एक्सपेरिमेंट जो था ये भी बहुत बुरी तरह से फेल हुआ क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स ये हुए कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गए क्योंकि वो ज़्यादा प्रीशियस है तो लोगों ने उसको अपने पास रख लिया। कॉपर और ब्रास जो उनके पास इजीली अवेलेबल था उससे उन्होंने अपने घर में ही कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से फेक और फोर्स्ड करेंसी जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ गई। तो इस तरह से बिजनेस जो है वो ठप पड़ गए क्योंकि अब फेक करेंसी इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि किसको ट्रस्ट करे किसको ट्रस्ट नहीं करे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इसमें ट्रेजरी जो था, जो उनका खजाना था, वो भी धीरे धीरे खाली होता जा रहा था और एट द सेम टाइम क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी तो एम्पायर की जो प्रेस्टीज थी वो भी सफ़र कर रही थी। कहीं ना कहीं लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे थे। Plans of conquest. Muhammad bin Tughlaq wanted to conquer Persia, Iran, and China. For about a year, he went on making preparations. Ultimately, he had to give up this project. This put a heavy strain on the royal treasury. Muhammad bin Tughlaq's personal life was marked by a high standard of morality.
He was a great scholar, loved fine arts and music, but as a ruler he failed. He lacked practical wisdom. He inherited a vast kingdom, but at the time of his death it was considerably reduced in size. His weakness resulted in repeated revolts in many parts of the kingdom. अब जो अगला गलत डिसीजन लिया उन्होंने वो था प्लान्स ऑफ कॉन्केस्ट। उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको पर्शिया, जिसको अभी हम ईरान के नाम से जानते हैं, और चाइना, इन दोनों कंट्रीज़ को कॉन्कर करना है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशंस करना स्टार्ट की, एक बड़ी आर्मी बनाना स्टार्ट की, सोल्जर्स को अपॉइंट करना स्टार्ट किया, और इसके लिए उन्होंने सोल्जर्स को सैलरी भी एडवांस में दे दी थी। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारा खर्चा किया, और अल्टीमेटली इतनी सारी प्रिपरेशंस होने के बाद ही रियलाइज कि ये कॉन्क्वेस्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो कॉन्कर नहीं कर पाएंगे पर्शिया और चाइना को। तो ही गेव अप दैट आइडिया। लेकिन उसके चलते बेसिकली उन्होंने इतना सारा खर्चा कर लिया तो उनकी ट्रेजरी जो है वो खाली हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो बेसिकली ही वॉज मैन ऑफ मॉरल्स। उनके मॉरलिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई थे। वो एक अच्छे स्कॉलर थे, आर्ट और म्यूज़िक को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन एज अ रूलर वो फेल हुए क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल विजडम जो है वो उनमें कम रहा। तो उनको मिला बहुत बड़ा किंगडम, लेकिन उनके गलत डिसीजंस के चलते उनके किंगडम का साइज़ जो है वो छोटा होता चला गया। और क्योंकि उन्होंने डिसीजंस गलत लिए तो उनके जो पीजेंट्स थे, जो उनके नागरिक थे, वो भी उनसे खुश नहीं थे। तो जगह जगह पर काफ़ी रिवॉल्ट्स भी होने लगे थे और इससे भी काफ़ी अफेक्ट हुआ। फिरोज शाह तुगलक AD 1351 to AD 1388। Muhammad bin Tughlaq died in AD 1351. According to Badauni, the Sultan was freed of his people and they of him. He was succeeded by his cousin Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq faced a difficult situation. The empire was shrinking. The army, the nobles, and the ulemas all wished to have a greater say in the administration of the empire. He, though a distinguished military leader, lacked courage and conviction. He failed in his 2 expeditions against Bengal, which he lost forever. He also made no efforts to reconquer Deccan. तो मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई 1351 में, और कुछ स्कॉलर्स पर्टिकुलरली बदाऊनी का ये कहना था कि सुल्तान को लोगों से फ्रीडम मिली और लोगों को सुल्तान से। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूलर जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक का कज़िन था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करना पड़ा। एक तो एम्पायर जो था वो बहुत छोटा हो गया था, दूसरा लोगों का ट्रस्ट जो था वो रूलर से ख़त्म हो गया था। तो जो आर्मी थी, नोबल्स थे, उलेमास थे, हर कोई जो है वो अपनी अपनी चलाने की कोशिश कर रहा था। हर कोई जो है वो अपनी तरफ से एडवाइस देने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह से उनको एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि वो एक बहुत अच्छे मिलिट्री लीडर थे, लेकिन फिर भी उनमें करेज का कहीं ना कहीं एक कमी रही, जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों से बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रांगली फाइट नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा उनके 2 एक्सपेडिशंस जो थे वो बंगाल के अगेंस्ट थे। वो दोनों में ही वो फेल हुए और बंगाल उन्होंने पूरी तरह से वो हार गए, और फिर डेक्कन को भी उन्होंने वापस से कॉन्कर करने की कोशिश नहीं की। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी और वो उन प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से फाइट नहीं कर पा रहे थे उसके साथ। Thus Firoz Shah Tughlaq's reign was reign of peace. The welfare of the people became his primary interest. तो फिरोज शाह तुगलक का जो रेन था, दैट इज़ जो उनका राज्यकाल था, उसको बोला जाता है रेन ऑफ पीस। दैट इज़ उस टाइम पर काफ़ी शांति का वातावरण बना रहा। बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ कॉन्कर करने की कोशिश नहीं की, बहुत ज़्यादा वॉर्स नहीं हुए, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करने की कोशिश की। He took efforts to improve cultivation. He reclaimed wasteland and brought it under farming. He repaired old canals and dug new ones.
तो पहला काम जो उन्होंने किया वो किया कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का। बहुत सारी लैंड जो थी वो वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो गई थी क्योंकि फार्मर्स जो है उस लैंड को छोड़कर चले गए थे। तो उस लैंड को उन्होंने वापस फार्मिंग के लिए तैयार किया, वापस से उसको कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर किया और इरिगेशन के लिए उन्होंने जो कैनाल्स थे उसको रिपेयर करवाया। उसके अलावा उन्होंने कुछ नए कैनाल्स बनवाए। ही रिड्यूस द टैक्सेस, उन्होंने टैक्सेस को भी कम कर दिया। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर एंड बिल्ड टाउन्स, स्कूल्स, मॉस्क एंड हॉस्पिटल्स। ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल एट दिल्ली एंड नेम्ड इट फिरोजाबाद। फिर उसके बाद उसके अलावा वो उन्होंने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनवाई, उन्होंने टाउन्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, मॉस्क बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए और उन्होंने नई कैपिटल स्टैब्लिश की जिसका नाम उन्होंने रखा फिरोज़ाबाद। Firoz Shah Tughlaq proclaimed himself a true Muslim king. Unfortunately, he was intolerant towards other religions. He could not tolerate even the Shias. He imposed jizya tax on the non-Muslims. He thus set his Hindu subjects against him. तो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो अपने आप को एक ट्रू मुस्लिम किंग बोलते थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो दूसरे रिलीजन्स को टॉलरेट भी नहीं करते थे। दैट इज़ अगर इस्लाम के अलावा कोई भी पर्सन किसी और रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उसको टॉलरेट नहीं करते थे। इवन शियास को भी नहीं टॉलरेट करते थे। मुस्लिम्स में दो मेजर सेक्ट्स होते, शियास और सुन्नीस, तो वो शियास को भी टॉलरेट नहीं करते थे। और किसी को अगर कोई दूसरा रिलीजन फॉलो करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हिंदूज़ हैं या दूसरे रिलीजन्स थे, तो उन्होंने उसके ऊपर जाजिया टैक्स लगा दिया। जाजिया टैक्स मतलब कि अगर आप अपने पिलग्रिम एज पे जाना चाहते हो, दैट इज़ आप जिन भगवान को मानते हो, अगर आप वो टेम्पल्स में जाना चाहते हो तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट वाज जाजिया टैक्स। तो इस तरह से जो हिंदू लोग थे वो काफ़ी उनके अगेंस्ट हो गए। उनको ये पॉलिसी नहीं पसंद आई कि अगर हमको भगवान के दर्शन करने जाना है तो क्या हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिरोज शाह तुगलक सक्सेसर्स। फिरोज शाह तुगलक सक्सेसर वर इनकॉम्पिटेंट। After his death in AD 1388, his descendants rose against each other. The empire started disintegrating. Only Punjab and Delhi remained under the control of the Tughlaqs. अब फिरोज शाह तुगलक के बाद जो सक्सेसर्स हैं वो बहुत इनकॉम्पिटेंट थे, वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे। तो फिरोज शाह की तुगलक की डेथ हुई 1388 में और उसके जो डिसेंडेंट्स थे, दैट इज़ जिनको ये लगता था कि अब नेक्स्ट किंग उनको बनना चाहिए, तो उन सब लोगों ने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से एम्पायर जो है वो और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हुआ। तो अब अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सिर्फ पंजाब और दिल्ली जो था वो तुगलक के कंट्रोल में रह गया था, बाकी पूरा एम्पायर जो था वो वो लोग हार चुके थे। सो दिस वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, the Delhi Sultanate AD 1206 to AD 1526. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also, you can contact us on WhatsApp. The number is there in the description box below. If you want the links to other chapters and other parts of this chapter, those links also you can find in the description box below. Thank you everyone.